हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का ब्लेस टू लवासना प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखने वाले हैं कि 2027 प्रीलिम्स के लिए हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए और हम किस तरह अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर 2027 में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे 2026 के प्रश्न पत्र द्वारा। तो 2026 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार से उनके आंसर हम निकाल सकते हैं और किस तरह हमें अभी से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए फॉर एवरी सब्जेक्ट, उस पे हम बात करने वाले हैं। इस ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है 2027 प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए सीधा बात करते हैं हम आज के टॉपिक पर। जैसे कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, ये आया है आर्ट एंड कल्चर से। और इसका जो अगर हम रिसोर्सेज की बात करें कि कहाँ से इस प्रश्न को लिया गया है, तो देखिए, पहली बात तो ये प्रश्न जो लिया गया है संगीत से लिया गया है। संगीत एक टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर में, वहाँ से इस प्रश्न को लिया गया है। अब इसके लिए क्या अप्रोच है, कहाँ से ये प्रश्न बन रहे हैं, क्या इनके सोर्सेज हैं। पहली बात, इसके लिए जो अप्रोच रखनी है, क्या क्लास 11वीं की जो हमारी फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और नितिन सिंघानिया बुक को पूरा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उसमें से इम्पोर्टेंट जितने भी कर्नाटक संगीत है उससे रिलेटेड जितने कलाकार हैं, इम्पोर्टेंट सभी नहीं, इम्पोर्टेंट और जो हाल ही में यानी कि कोई दिवंगत हुए हैं विगत वर्षों में, किसी संगीत से लेकर, किसी नृत्य से लेकर, किसी कोई वादक, तो वो वाले नाम हमें याद रखने हैं। अब देखते हैं हमें किन किन टॉपिक्स को महत्व देना है इन दो बुक्स में, एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स में और नितिन सिंघानिया में। पहला देना है संगीत को, दूसरा नृत्य, चित्रकला जैसे टॉपिक्स को अच्छे से करना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से है। इसमें प्रश्नों की जो अप्रोच रखी गई है ना, इसमें बेसिक समझ को, अगर आपकी बेसिक समझ नहीं है प्रश्न पर, आपको नहीं पता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो ये प्रश्न नहीं होने वाले हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्नों को हल तभी किया जा सकता है जब एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ा हो, ठीक है। तो हमें मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसमें इन दोनों पर अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना है मॉडर्न हिस्ट्री का। जैसे आप इस प्रश्न को देखें, हिल्टन यंग कमीशन कृत्रिम रूप से निर्धारित की गई रुपये स्टर्लिंग विनिमय दर को ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कारण से अंगीकार किया गया था, किस कारण से। ये हमें तभी मालूम पड़ेगा जब हमने जो हिल्टन यंग कमीशन है उसको पढ़ा हो। तो ये तो हमने देखा कि रिसोर्सेस को किस तरह पढ़ना है और किस तरह इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। अब हमारा जो मुख्य फोकस है वो है न्यू ट्रेंड पर। जो यूपीएससी ने न्यू टाइप के प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों की क्या टेक्निक है, किस तरह हल किया जा सकता है, कैसे हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। सीधा बात करते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 देखिए, ये न्यू टाइप है इस बार यूपीएससी का। इसमें क्या किया गया है इस टाइप के प्रश्नों में, ऊपर दो कथन दिए गए हैं और फिर बीच में एक टैग लाइन दी गई है, टाइटल लाइन, और उसके नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो हमें क्या क्या देखना है और किस तरह इस प्रश्न को करना है। पहली बात, क्या ऊपर वाले दोनों कथन असत्य हो सकते हैं, पहला प्रश्न ये है। तो इस टाइप के प्रश्न में जहाँ पर दोनों प्रश्नों को दोनों कथनों को पढ़कर हमें नीचे वाले कथनों में उनका निष्कर्ष देखना हो, उनकी संबद्धता देखनी हो, उनका रिफ्लेक्शन देखना हो, यानी कि ऊपर वाले जो कथन है उन दोनों का रिफ्लेक्शन नीचे वाले कथनों में है या नहीं। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न आएंगे उनमें ऊपर वाले दोनों कथन डेफिनेटली सही होंगे। आपको आंखें बंद करके मान लेना कि ऊपर वाले डेफिनेटली सही ही होंगे। लेकिन किस टाइप के प्रश्नों में, उस टाइप के प्रश्नों में जहाँ दोनों कथनों को पढ़ के नीचे वाले कथन का हमें रिफ्लेक्शन देखना है। फॉर एग्जाम्पल इसे अच्छे से समझिए क्वेश्चन नंबर 8 से। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें आप इस यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, जैसे कि ऊपर 2 कथन थे उस वाले प्रश्न में, यहाँ पर भी है। बट यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है हमें निष्कर्ष निकालना है, बट यहाँ पर सेपरेटली लेना है प्रत्येक कथन को। जैसे यहाँ पे सिर्फ कथन 1 की बात की गई है, यहाँ कथन 2 की बात की गई है, यहाँ कथन 3 की बात की गई है। तो हम क्या समझे कि ऊपर वाला जो प्रश्न था वहाँ पे हमें जो ऊपर के कथन थे उन्हें पढ़ने के बाद नीचे वाले कथन करने हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ पहला कथन पढ़ना है तो सिर्फ पहले कथन में देखना है, दूसरा कथन पढ़ना है तो सिर्फ दूसरे कथन में देखना है। इसका अर्थ ये है कि ऊपर वाले कथन भी गलत हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें सारे कथनों के आधार पर नीचे वाले जो नीचे वाले कथन है उनको सॉल्व नहीं करना है। यानी कि ऊपर वाले सारे कथन पढ़ने के बाद
तब हमें नीचे वाले सारे कथनों को हल नहीं करना है, बल्कि सेपरेटली एक-एक कथन को पढ़ के फिर एक कथन को हल करना है। और ऊपर क्या था, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें क्या हो रहा था कि इसमें दोनों कथनों को पढ़ने के बाद तब नीचे के कथन सॉल्व करने हैं, है ना? दोनों कथनों को पढ़ना पड़ेगा, तब हम नीचे वाला जो निष्कर्ष है वो निकाल सकते हैं। तो यही हमें इसमें ध्यान देना है कि जैसे ही इस टाइप के प्रश्न आएँगे जहाँ कथन 1, कथन 2 अलग-अलग नहीं है, सिर्फ़ दोनों ये नीचे वाले प्रश्नों में, जैसे कि यहाँ पर है कि ये किससे संबंध है, यहाँ पे कथन 1, कथन 2 ऐसे नहीं पूछा कि कथन 1 के आधार पर, ऐसे नहीं पूछा यहाँ पे। तो जब भी ऐसे नहीं पूछेगा तो हमें ऊपर वाले दोनों सही ही मानने हैं, सही ही होंगे। तो इस टाइप से आपका समय बच सकता है। जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखें, सीधे ऊपर वाले डाटा को पढ़िए, यहाँ पे दिमाग मत लगाइए, फिर उसको पढ़ने के बाद उसके आधार पे नीचे वाले कथनों को सॉल्व कीजिए। ये तो रही इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की टेक्निक। दूसरा, आपने ये 8वां वाला प्रश्न देख लिया। इसकी टेक्निक क्या है कि हमें एक-एक को पढ़ना है, फिर नीचे वाले को देखना है पहले कथन को, फिर दूसरे वाले कथन को पढ़ना है ऊपर वाले, फिर नीचे वाले दूसरे कथन को देखना है कि हाँ, क्या बात कहा जा रहा है। जैसे इसमें इसमें क्या कहेगा कि स्पेशल वर्ड दे देगा। जैसे इसमें पहले कथन संकेत करता है, संकेत करेंगे यहाँ पर। पूछेगा कि श्रमसाध्य कार्य, इसमें पूछा गया कि श्रमसाध्य कार्य है या नहीं, स्पेशली बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे पूछा कि वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार की ओर संकेत करता है, ये पूछा गया है, स्पेशली दूसरे कथन के लिए पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरह हल करना है हमें। यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले कथन गलत हो सकते हैं, लेकिन जो पिछला वाला हमारा प्रश्न था उसमें ऊपर वाले कथन गलत नहीं हो सकते, और अच्छे से समझ जाएंगे। आगे आइए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 है। अब जरा इसमें पढ़िए, 3 कथन सेम, 3 नहीं 2 कथन है यहाँ पर, 2 कथन दिए हैं। यहाँ पे नीचे देखो, नीचे आइए आप, उपयुक्त कथनों का समर्थन करते हैं नहीं हमें बताना है। तो आप नीचे देखिए कि यहाँ पे कथन 1, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में कथन 1, कथन 2 इस टाइप से नहीं दिए हैं नीचे वाले कथन, ये बिल्कुल वैसे दिए हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। तो उसमें क्या था, हम ऊपर वाले को क्या बोल रहे थे कि डेफिनेटली सही ही होंगे, तो यहाँ पर भी ये डेफिनेटली सही है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में थे। अब हमने इन कथनों को पढ़ लिया, इन कथनों को हमें सही मान लिया। अब इसके आधार पर हमें नीचे वाले देखने हैं, इनके आधार पर हमें नीचे वाले कथनों का निष्कर्ष निकालना है। जैसे कि आप इसे पढ़िए, पहले कथन को, कूपों से की जाने वाली सिंचाई ने कृषि को प्लावनीय मैदानों और नदी किनारों की पट्टियों से दूर वर्तमान पंजाब हरियाणा के मैदानों में विस्तृत होने का अवसर दिया, जहां भूमिगत जल का स्तर सतह के पर्याप्त समीप था। सही बात है। कूपों से पानी निकालने के लिए भारवाही पशु शक्ति का प्रयोग किया था, भारवाही पशु शक्ति का प्रयोग, ये हमने पढ़ा भी है प्रीलिम्स में, पहले भी आपको पढ़ा होगा। व्हील चक्र करके जो वो व्हील हमारा था, व्हील चक्र वाला क्वेश्चन आया था, 2 बार आ रखा है, वो उसी से संबंधित है। अब व्हील चक्र किससे चलाए जाते थे, वो बैलों के द्वारा ही तो चलाए जाते थे, कुएं के चारों ओर बैल घूमते थे तब पानी निकलता था। तो वो वही वाला पूछा है। तो पहला आप कथन पढ़िए कि ऋग्वेद में पानी निकालने के लिए अश्म चक्र पत्थर घिरनी, ये वही है, देखो अश्म चक्र पत्थर, तो हाँ पहला सही ही होगा। अब दूसरा देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि कुल्हाड़ी, दाल, दात्रश्रेणी, हंसिया जैसे उपकरणों का उपयोग उल्लेख मिलता है। अब ऊपर के आप दोनों कथन देखिए, कहीं ऐसी बात कही गई है, कहीं भी ऐसी बात कही गई है कि जहाँ कुल्हाड़ी की बात हो रही हो, दात्रश्रेणी, हंसिया की बात हो रही हो, या इससे रिलेटेड कोई बात हो रही हो। ये तो नहीं कहा गया कि कृषि को मतलब धारदार हथियारों से काटा जाता था। अगर ऐसा कथनों में कहीं कहा जाता तो हम इसको सही मानते, लेकिन ऐसा कहीं कहीं कहा ही नहीं गया है, तो ये गलत होगा यहाँ पर दूसरा वाला। अब तीसरा देखिए, ऋग्वेद से पहले भी भूमि जोतने और गाड़ियों को खींचने के लिए बैल का उपयोग का इतिहास मिलता है। सही बात है, हमने पढ़ा है कि नवपाषाण कालीन में पहिए की खोज हुई थी, तो वो तो ऋग्वेदिक काल से पहले का है। नवपाषाण काल ऋग्वेदिक काल से पहले का है, जब पहिए की खोज हो गई थी तो बैल भी थे, तो उसमें बैलगाड़ी, जो बैलगाड़ी है उससे खींचने को मिल सकते हैं, मतलब इतिहास में साक्ष्य मिल सकते हैं। तो ये पहला और तीसरा सही है। तो इस तरह इन प्रश्नों को हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, यह है प्रश्न संख्या 11। अब इसको देखिए कि कैसे हल करना है। ये दिया गया पैराग्राफ, इस टाइप के प्रश्न बहुत आए हैं इस बार कि ऊपर पैराग्राफ दिया है और नीचे उसके अभिकथन दिए हैं और पूछा है कि ये सत्य है या इससे क्या बोलते हैं, इसके आधार हैं, जो ऊपर वाला पैराग्राफ है इसके आधार निकल सकते हैं, उसके निष्कर्ष निकल सकते हैं, या उसके आधार पे इससे संबंध बैठाया जा सकता है। इस तरीके से प्रश्न दिए गए हैं। तो अब ऊपर वाला जो हमारा पैराग्राफ है, अब हमें सोचना है कि ये सही हो सकता है, डेफिनेटली सही होगा, या गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये गलत भी हो सकता है, परंतु यदि ऊपर वाला ये पैराग्राफ है, अगर ये गलत होता है तो नीचे वाले जितने भी अभिकथन होंगे वो सारे ही गलत हो जाएंगे, वो सारे ही गलत हो जाएंगे, और कथन में एक ऑप्शन होगा कि इनमें से कोई भी नहीं, तो वो वाला हम टिक करेंगे। लेकिन एग्जामिनर इतना फालतू तो है नहीं, अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो वो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनाएगा।
अगर ऊपर वाला डाटा ही गलत दे देगा तो सिंपल हो जाएगा बच्चों के लिए। तो ऊपर वाला जो ये डाटा होगा, जो पैराग्राफ होगा, वो हमेशा सही ही होगा। इस टाइप से हमें सोचना है, लेकिन फिर भी हमें जाँच कर लेनी है। फिर भी हमें जाँच कर लेनी है, कहीं इसमें ऐसा ऑप्शन ना मिल जाए हमें कि इनमें से कोई नहीं वाला, तो इसलिए एक बार पढ़ लेना है ध्यान से, ठीक है? तो अब हम इसे देखते हैं। अत्यंत नूतन प्राय जो प्लीस्टोसीन काल में या तो यमुना कभी सिंधु में प्रवाहित होती थी या फिर सतलुज यमुना में प्रवाहित होती थी, तथा इनमें से किसी एक की प्रमुख सहायक नदी या तो गंगा से सिंधु में अथवा इसके विपरीत स्थानांतरित हुई थी। अब ये अभिकथन दिया, इसके आधार निकालने हैं। हमें पता है कि ये डेफिनेटली सही ही होगा, क्योंकि एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन बनाएगा। तो ये हमें माइंडसेट रखना है अपना इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, ऋग्वेद का नदी सूक्त, इसमें फैक्चुअल डाटा दे दिया है। दूसरा, रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा किए गए सतलुज और यमुना के अन्वेषण। अब बताइए, ये कोई आधार हो सकते हैं? इसके ये आधार हो सकते हैं? अभी तक तो हमें नहीं पता चला। अब देखते हैं हम तीसरा वाला, सिंधु। हम इसे बोल नहीं सकते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हमें फैक्चुअल डाटा की जानकारी नहीं है। लेकिन हम तीसरा देखते हैं, सिंधु और गंगा दोनों नदी प्रणालियों में डॉल्फिन की समान प्रजातियों की उपस्थिति है। अब बताइए, दो प्रजातियां हैं, जैसे हमने पढ़ा था वही अपना पढ़ते हैं ना, वो वैगनर का सिद्धांत है कि उसमें पृथ्वी के जो जिगजैग फिट हो जाता है, तो उसके आधार पे हम देखते हैं कि इसके जो साक्ष्य हैं वो इस कॉन्टिनेंट पे ही मिलते हैं, उस कॉन्टिनेंट में ही मिलते हैं। अब जरा इसमें सोचिए, सिंधु गंगा दोनों नदी प्रणालियों में डॉल्फिन मिल रही है, तो कभी ना कभी तो ये दोनों मतलब एक दूसरे की सहायक नदी रही होंगी, तभी इनकी प्रजातियां समान हैं। तो ये डेफिनेटली सही ही होगा। अब देखिए, जरा तीसरा वाला सही हो गया, तो ये ऊपर वाले स्वतः ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा जो विकल्प है उनमें ऐसा कहीं भी नहीं दिया है। तो इस तरह से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब हम आगे बात करते हैं कुछ नए टाइप के प्रश्न जो कि इस बार आए हैं। ये क्वेश्चन सिंपल ही थे देखा जाए तो, 15-13 ये सब। लेकिन इस बार देखना कि एंशियंट हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और खासकर जो प्रश्न आए हैं ना इस बार, ऐसे मैचिंग वाले प्रश्न बहुत आए हैं। जैसे ये मैच करना है, यहाँ 13 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ये मैचिंग वाले प्रश्नों पे हमें ध्यान देना है। और जो ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं ना, वो ध्यान नहीं देते इन टैक्स, हाँ, इन वर्ड्स पर। जैसे कि ये सही पूछा है, कुछल्ले वर्ड्स जो होते हैं प्रश्न में उन पर ध्यान नहीं देते हैं। इसमें से सही है, इसमें पूछा कि सुमेलित नहीं है। अब इसमें नहीं वाले पे ध्यान ना करके वो हैं पे ध्यान दे लेते हैं, सिर्फ जल्दबाजी में पढ़ते हैं और फिर गलत कर देते हैं। तो हमारी जो अप्रोच रहनी है, पहले हमें इस कथन को पढ़ना है, इसमें देखना है कि सही पूछा है गलत पूछा है, फिर उसके बाद इस वाली लाइन को पढ़ना है, इसमें देखना है कि सही पूछा है या फिर गलत पूछा है। फिर हमें प्रश्न पे जाना है, फिर हमें देखना है कि हाँ, कि प्रश्न सही है या नहीं। इस तरीके से हमें प्रश्न को हल करना है। ये हमारी अप्रोच रहनी चाहिए एग्जाम में बैठते समय। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ये तो पहले भी आते रहे हैं यूपीएससी में इस टाइप के प्रश्न, और इस बार भी आए हैं। अब कुछ नए टाइप के प्रश्नों पे देख लेते हैं। हाँ, एक बार इस बार जो यूपीएससी ने किया है कि फैक्चुअल डाटा बहुत पूछा है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 ही देखा था, वहाँ संगीत से पूछा, और दूसरा क्वेश्चन सोचिए, आर्ट एंड कल्चर से 2 प्रश्न तो सिर्फ संगीत से ही पूछ लिए हैं इस बार। तो इस बार देख लीजिए कि क्या कितना इम्पोर्ट रहने वाला है आर्ट एंड कल्चर का। तो आर्ट एंड कल्चर में हमें जो स्पेशल टॉपिक्स है ना, जैसे नृत्य हो गए और गायन हो गया, वादक जो तबला वादक होते हैं, चित्रकला हो गई, तो इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नाम हैं वो हमें याद रखने हैं। इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा, ऐसे प्रश्नों को तो हम तुक्का मार ही कह सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है। तो इन प्रश्नों का लोड नहीं लेना है, इसके लिए आप ऐसे तो ब्रह्मांड का ज्ञान है, सब अर्जित नहीं कर सकते। अब इसमें अथर्ववेद से कोई एक ये स्पेशल वर्ड्स पूछ लिया है, यहाँ हम कॉमन सेंस ही लगा सकते हैं कि ये किस में हो सकता है ना? ये किस में हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है। तो इस टाइप के प्रश्नों की टेंशन नहीं लेनी है। बस इसके लिए क्या अप्रोच रख सकते हैं कि आप पढ़ सकते हैं जो, इसके लिए आप क्या पढ़ सकते हैं, इसके लिए पढ़ सकते हैं आप जो हमारी वनडे एग्ज़ाम के लिए आती है। वनडे एग्ज़ाम के लिए बुक्स आती हैं जिनमें वन वर्ड में आंसर दिए होते हैं, वन लाइनर प्लस आंसर होते हैं। तो उन वाली बुक को हम पढ़ सकते हैं। जैसे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ, लूसेंट जो होती है, वो उसके लिए एक बार देख के जा सकते हैं। वो ज़्यादा नहीं, कुछ ही पन्ने हैं उसके, उसे एक बार पढ़ के चले जाइए। अगर उसमें से मिल गया तो ठीक है, वरना भाई यहाँ तुक्का ही लगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हम एक ही टॉपिक को। चलिए, अब आगे और देख लेते हैं इस टाइप के प्रश्न। हाँ, जैसे कि ये प्रश्न है हमारा 21। अब इस टाइप के प्रश्नों को, ये भी न्यू टाइप है, इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं?
पहली बात, इसमें पूछा गया कि कथनों के बीच संबंध हो, कथनों के बीच संबंध हो, इस सीधा इस लाइन पे जाना है हमें इस टाइप के प्रश्नों में। जहाँ भी इस टाइप से पूछे कि कथनों के बीच संबंध हो और नीचे, हमें जब भी इस टाइप की जो डबल कथन वाले प्रश्न आएंगे ना, हमें देखना है कि नीचे वाले कथन क्या कहते हैं। जैसे इसमें कथन एक कथन दो द्वारा आनुभाविक रूप से समर्थित है, इसमें इन सेपरेटली कथनों की बात की जा रही है। यहाँ पे तीनों कथन जो ऊपर दिए हैं उनकी एक साथ बात नहीं की है। जैसे कथन एक और कथन दो की बात की गई है, दूसरे वाले में कथन दो और कथन एक की बात की गई है, और कथन एक और कथन तीन की बात की गई है। अब इसमें क्या होंगे, जो इस टाइप के प्रश्न हैं, मैंने जितने अभी नीचे प्रश्न देखे हैं इस टाइप के, यूपीएससी ने जो इस बार पूछे हैं, उसमें दो टाइप से पूछे हैं। एक तो पूछा है कि समर्थित है, और दूसरा पूछा है खंडन है। या तो दो प्रश्नों के बीच आपस में ये कहेगा कि ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, इसका मतलब एक दूसरे का समर्थन करते हैं, या फिर एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे की धारणा को खारिज करते हैं, खंडन करते हैं, इस टाइप से पूछेगा। अब जरा इन प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा हमें। जैसे कि हमें पता है दीर्घकालिक जो हमारी उत्सर्जन विकास रणनीति है 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए एक निर्णायक साधन है जलवायु परिवर्तन पर भारत की अनुक्रिया के संदर्भ में। हमें ये देखना कि ये कथन सही है या नहीं है। अब कथन दूसरा है, दिसंबर 2024 में प्रस्तुत की गई भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट ब्रू फॉर 2019 की तुलना में 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 8% की कमी दर्ज करती है। ठीक है। अब तीसरा हो गया हमारा, जलवायु अनुकूलन विकास अनिवार्य रूप से उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों की त्वरित और अल्पकालिक उपलब्धि पर निर्भर है। अल्पकालिक, यहाँ दीर्घकालिक की बात नहीं कर रहा, यहाँ कर रहा कि अल्पकालिक उपलब्धि पर निर्भर है क्या, जलवायु, ये क्लाइमेट रेजिलियंट, ऐसा है या नहीं। अब हमें देखना है इसे सिर्फ कथनों के आधार पर। इन प्रश्नों को जो हल करना है ना, इसमें नहीं उलझना है, हमें जाना है सीधे इन पर। अब इसमें कहा है कथन एक कथन दो द्वारा अनुभाविक रूप से समर्थित। अब हमें कथन एक और दो देखने की एक दूसरे के पूरक हैं या नहीं है। अब देखना, इसमें बात की गई दीर्घकालिक की, ठीक है, दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए एक निर्णायक साधन है। हमने पहला कथन पढ़ा, इसके आधार पर अब दूसरा कथन देखते हैं, इसका समर्थन कर रहा है या नहीं। पहली वाली बात का 2024 में प्रस्तुत की गई भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट में 2019 की तुलना में 2020 में ग्रीन हाउस गैस 2019 की तुलना में 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 8% की कमी दर्ज की गई है। हमें देखना है कि देखो यहाँ भी कमी की बात की जा रही है, नेट जीरो की बात की जा रही है, और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि 2020 में ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन में लगभग इतनी 8% की कमी दर्ज की गई है। तो 2070 तक का हमारा जो लक्ष्य है उसको ये समर्थन दे रहा है, उसको ये समर्थन दे रहा है। तो इसलिए हमारा पहला कथन जो होगा वो ये वाला सत्य हो जाएगा। अब हमें देखना है दूसरा, दूसरा कथन है हमारा कथन तीन और कथन एक की बात हो रही है। कथन एक, जो कथन तीन है वो कह रहा है कि कथन एक में निहित निहित दृष्टिकोण का खंडन करता है। ये कह रहा है कि जो कथन तीसरा वाला है जो पहले वाले में है उसका खंडन कर रहा है। खंडन कैसे कर रहा है, देखो यहाँ की जा रही है दीर्घकालिक की बात, दीर्घकालिक उत्सर्जन की बात, और यहाँ क्या की जा रही है, अल्पकालिक की बात। सही बात है कि ये इसका खंडन कर रहा है। आप ध्यान से समझिए, यहाँ ट्रैप बहुत है, हमें लगेगा कि ये गलत है। गलत कैसे लगेगा कि यहाँ पे जो है हमें ये जो सेपरेट क्वेश्चन कथन है ना, कथन तीन, ये हमें गलत लगेगा, तो इसके आधार पे हम इसे गलत मान लेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ क्या पूछा है, हमें क्या अप्रोच रखनी है कि हमें देखनी है कथन। तो कथन दो क्या कहता है, कथन दो ये कहता है कि वो जो एक में निहित दृष्टिकोण है उसका खंडन करता है। हाँ सही बात है, क्योंकि ऊपर वाले में जो बात की जा रही है दीर्घकालिक की, जो नीचे वाले में बात की जा रही है वो अल्पकालिक की, तो खंडन करता है, तो दूसरा सही हो गया। अब पढ़ते हैं कथन एक, कथन तीन में सम्मिलित रूप से दीर्घकालिक स्थिरता की आधारिका को स्थापित करता है। नहीं नहीं, स्थापित कहाँ कर रहा है, तो अल्पकालिक की बात कर रहा है। तो कथन एक और तीन की बात हो रही है, तो यहाँ स्थापित नहीं करता, इसलिए कथन तीन हो जाएगा। ये देखिए इस टाइप के प्रश्नों को हमें कैसे हल करना है, इनको पढ़कर ऊपर वाली जानकारी से हमें देखना है कि समर्थन करता है या खंडन करता है। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम इस तरह हल कर सकते हैं। अब देखते हैं और कौन से न्यू टाइप हमारे आए हैं इस बार। ये सामान्य ही प्रश्न रहे हैं, और इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। इसमें मैंने हर एक चीज़ बताई है कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसको, और उसमें किस किस तरह से हम जो हमारे जो स्टेटमेंट होते हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर जैसे कि एक्सट्रीम बट कहाँ कहाँ आते हैं, किस प्रकार प्रयोग होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कथन में आते हैं तो वो अक्सर गलत होते हैं। तो इस टाइप पे मैंने रिसर्च की है पिछले 14 वर्षों में, जितने भी प्रश्न आए हैं उनके आधार पर। तो आप इसको देखिएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और किस टाइप से गलत हो सकते हैं। यहाँ सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ न्यू टाइप जो है उनको हल करने की। ये तो सामान्य ही टाइप हैं।
ये भी सामान्य ही है। बस देख लेना है, ठीक है, जो मैंने बताया ना कि कहाँ से कवर कर रहा है, किस तरह कवर कर रहे हैं, किस टाइप के प्रश्न आए हैं और कहाँ से कवर हो रहे हैं, उसको जरूर देख लेना आप। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। अब क्वेश्चन नंबर 35 में हमें जाना है पहले इस पे। देखिए जो अभी हमने लेटेस्ट पढ़ा था कि कथन 2 कथन 1 की बात कर रहा है, कथन 3 कथन 1 और यहाँ पर कथन 3 का खंडन करता है। इस टाइप से हमें प्रश्नों को देखना है। अब पहले हमें क्या पढ़ना होगा, पहले हमें पढ़ना होगा ये कथन। कथन 2 में क्या कह रहा है, नीचे वाले कथनों को देखना है। इसमें कह रहा है कि कथन 2 कथन 1 में परिकल्पित रणनीतियों की प्रभाविता को अभिपुष्ट करता है। अभिपुष्ट मतलब समर्थन कर रहा है, है ना। परिकल्पित रणनीतियों को देखो, यहाँ पे ये वर्ड दिए गए होंगे, भविष्य उन्मुखी यानी कि फ्यूचरिस्टिक। यहाँ पे देखना कि फ्यूचरिस्टिक बात हो रही है नहीं हो रही है इन दोनों कथनों के बीच में। तो इन कथनों पे भी, जब इन कथनों को पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो वर्ड दिए होंगे ना उन पे विशेषकर ध्यान देना, उसके आधार पे हमें सोचना है। ये नहीं कि ऊपर वाला कथन सही है तो हमने सही मान लिया, नहीं। उनमें देखना है कि जो यहाँ वर्ड दिए गए हैं उनके आधार पर सही है या नहीं है। जैसे यहाँ परिकल्पित रणनीतियों की प्रभाविता को अभिपुष्ट करता है या नहीं। कथन 2 कथन 1 में परिकल्पित, कथन 2 कथन 1 में परिकल्पित। तो हम पढ़ेंगे पहले कथन 1। सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य लागत प्रभावी और संधारणीय तटीय अवसंरचना के माध्यम से पत्तन आधारित आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। अब कथन 2 देखते हैं। सागरमाला कार्यक्रम की सफलता वैश्विक पत्तन रैंकिंग में सुधार के साथ ही तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गीय पोत परिवहन में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि में परिलक्षित होती है। ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कथन 2 1 में परिकल्पित रणनीतिक प्रयोजनों को अभिपुष्ट कर रहा है या नहीं। अब जब ध्यान से देखिए, यहाँ संधारणीय तटीय अवसंरचना की बात की जा रही है और ये भी किस प्रकार की बात कर रहा है कि वैश्विक पत्तन रैंकिंग में सुधार हुआ है। भाई सुधार जब ही हुआ होगा ना जब संधारणीयता पे हम काम कर रहे होंगे, तो इसका ये अभिपुष्टि कर रहा है। इस तरह हमें सोचना है। तो पहला कथन जो होगा हमारा यहाँ पर सही होगा, ये वाला। पहला अभी नहीं मान सकते हम, पहला हम ये मालूम पड़ गया कि ये वाला तो सत्य है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। कथन 2 और कथन 1 में लक्ष्यों का भविष्य उन्मुखी नवाचार ढांचे में अंतर स्थापित करने के माध्यम से उन्हें विस्तारित करते हैं नहीं। कथन 3 जो है वो कथन 1 के लक्ष्यों को भविष्य उन्मुखी नवाचार ढांचे में अंतर स्थापित करने के माध्यम से उन्हें विस्तारित करता है। ये हमें चेक करना है। अब कथन 3 पढ़िए। सागरमाला 2.0 का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, यहाँ पे देखो भविष्य उन्मुख की बात करेगी, भविष्य दृष्टि सीधा हमें दिख रहा है। विजन के अनुरूप एक वैश्विक समुद्री नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। भविष्य उन्मुख की बात है, संधारणीय बात है, संधारणीय बात है। और ऊपर भी देखिए संधारणीय बात की जा रही है। तो ये दूसरा वाला भी सत्य होगा डेफिनेटली। अब देख लेते हैं हम तीसरा। यहाँ से हमें मालूम पड़ गया कि एक सही है दो सही है, तो हमारा आंसर जो है बी होगा, क्योंकि ऐसा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो पहले तो आ गया एक्सट्रीम वर्ड केवल। जहाँ केवल की बात आई, एक्सट्रीम वर्ड आया, तो ये गलत ही होगा जहाँ केवल की बात कहती है। फिर भी हम इसे चेक करेंगे। ये कह रहा है कि आधुनिक नवाचार के स्थान पर केवल पारंपरिक, मतलब आधुनिक नवाचार के स्थान पर ये बोल रहा है कि जो नवाचार हो रहे हैं इस समय प्रेजेंट में, उनके स्थान पर केवल पारंपरिक अवसंरचना पर केंद्रित होने के कारण कथन 1 कथन 3 का खंडन करता है नहीं। केवल पारंपरिक नहीं होगा यहाँ पर। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। कथन 1 जो है कथन 3 का खंडन करता है। कथन 1, सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य लागत प्रभावी है, संधारणीय है, अवसंरचना के माध्यम से पत्तन आधारित विकास को प्राप्त करना है। कथन 3 क्या कह रहा है कि लक्ष्य जो है सागर 2.0 का आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के रूप अनुरूप एक वैश्विक समुद्री नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कहाँ कहा जा रहा है कि केवल पारंपरिक अवसंरचना पर केंद्रित होने के कारण, ये तो कोई बात यहाँ पे कही नहीं गई है। ठीक है, तो इसलिए ये तीसरा गलती होगा। तो इस तरह इन प्रश्नों को हल करना है। चलिए अब हम आगे और देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को। एक टाइप की और प्रश्न आए हैं, वो मैं आपको और दिखा देता हूँ। फिर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, जिससे आपको बस आपकी समझ बन जाएगी कि किस टाइप से प्रश्नों को करना है। हाँ, इस टाइप के प्रश्न, जैसे ये पैराग्राफ दे रहा है और एक्स करके पूछा कि एक्स एक वरिष्ठ अधिकारी जो किसी विश्व महामारी के दौरान एक निर्णायक टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण कर रहे थे, उन्होंने पाया कि टीके के वितरण के लिए उत्तरदायी एक निजी सेवा प्रदाता लाभ अर्जित गुणवत्ता, यानी कि ये एक तरीके से केस स्टडी दी है। ठीक है, इस बार एथिक्स से ये प्रश्न आए हैं, तो इसमें एक तरीके से एक केस स्टडी दी है और उसके आधार पर हमें देखना है कि नीचे वाले जो ये टर्मिनोलॉजी दी है उनको ये परिभाषित कर रही है या नहीं। जब हम इस पूरी केस स्टडी को पढ़ेंगे ना,
तो हम उसके बाद क्या पाते हैं कि ये जो है वो उत्तरदायित्व को निर्धारित कर रही है। इसको पढ़ने के बाद आप जब इसे पढ़ेंगे आपको खुद ही लग जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न मैं तो ये कहूँगा कि वेरी सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको पढ़ना है ध्यान से। बस हम क्या है, बड़ा क्वेश्चन देख के हम इसे छोड़ दे रहे हैं या फिर घबरा घबरा जाते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना है, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये जो ऑप्शन दिए हैं इनको देखना कि कौन इससे मैच कर रहा है, और बहुत ही ईज़िली आपको दिखेगा कि उत्तरदायित्व जो है इसमें अलग ही मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ना कि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, उन्होंने इस मामले को समुचित सतर्कता प्राधिकारी को प्रतिवेदित किया और नागरिकों के कल्याण के सुनिश्चित करने के लिए उस संविधा को रोक दिया। तो ये उन्होंने उत्तरदायित्व निभाया है, जो भी एक्स पर्सन है उस टाइप से। तो अगर आप इस इन प्रश्नों को करना है तो सबसे पहली बात आपको पैराग्राफ पढ़ना है, जो केस स्टडी दी गई है उसको पढ़ना है, और उसके आधार पे नीचे वाले ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो हमको चुन लेना है। इस टाइप के प्रश्न आसान है, देखने में बड़े लग सकते हैं। दूसरा है ये भी केस स्टडी है, ये तो पूरा केस स्टडी दी है जैसे कि आपके एथिक्स के पेपर में आती है। क्या करना है, पूरे इसको केस स्टडी को पढ़ना है, इसकी जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनको देखना है, और नीचे वाले जो कथन दिए हैं इसमें जो एक्सट्रीम वर्ड होगा, इसमें जो एक्सट्रीम वर्ड होगा या जो बिल्कुल हाइपरबोलिक बात बोली जा रही होगी या फिर अनैतिक रूप से बात बोली जा रही होगी वो गलत होगी, और बाकी सही, बाकी जो बातें कही गई होंगी वो सही होंगी। यहाँ पे जैसे कथन इसमें दो गलत था, वो क्यों गलत था? शहरी स्वास्थ्य चिंताओं के समाधान के लिए सरकार अविलंब परियोजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए जो किसी लघु वर्ग की भावनाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लघु वर्ग की भावनाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, इसका मतलब लघु वर्ग के साथ हमें समझौता करना पड़ेगा। मान लो लघु वर्ग में कौन आता है, वृद्ध आते हैं, एससी एसटी, इनसे इनकी भावनाओं से कहीं अधिक है, मतलब इनकी भावनाओं को अनदेखा करके और हमें परियोजना को आगे बढ़ा देना चाहिए? नहीं, यहाँ पे हमें विचार करना होगा, उनसे बात करनी होगी, उनकी समस्याएं सुननी होंगी। एथिक्स में ऐसे ही तो सोचते हैं हम। तो इसीलिए ये गलत है कि यहाँ पे जो है कहीं अधिक है, मतलब एक चीज़ को एलिमिनेट किया जा रहा है। तो बस ये हमें इस टाइप के प्रश्नों में ध्यान रखना, बिल्कुल ही हार्ड नहीं है। इस टाइप के प्रश्न बहुत सिंपल आए हैं, बस पहली बार आए थे इसलिए मैं बोलूँगा कि ये हार्ड थे, क्योंकि पहली बार आए थे। हमें इन्हें करने का तरीका नहीं पता था, लेकिन हमें करने का तरीका अब मालूम पड़ गया है कि हमें केस स्टडी को पढ़ना है, नीचे वाले स्टेटमेंट्स देखने हैं, उसमें जो भी हाइपरबोलिक कथन होगा, जो भी गलत कथन होगा, अनैतिक अनैतिक रूप से होगा, उसको हमें एलिमिनेट कर देना है, और फिर सीधा हम आंसर फाइंड कर लेंगे। ये एक्स वाई वाला ये वही है प्रश्न जो है हमारा। और देख लेते हैं इसमें प्रश्न। हाँ, ये एक नया टाइप है। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि दो पर्सन लिए जाएंगे, एक एक्स और एक वाई। एक्स कुछ कहेगा, फिर उसमें वाई कुछ कहेगा, फिर हमें देखना है कि एक्स ने सही किया कहा है, या फिर वाई ने सही कहा है, या फिर दोनों ने सही कहा है जो अपनी अपनी बात कही है। अब जैसे ये वाला प्रश्न है 54 वाला, तो इसमें हम देख लेते हैं कि एक्स भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 13 में यथा उपबंधित विधि शब्द के अर्थ पर एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहा है। ठीक है, किसी लेक्चर दे रहा है कहीं पे, वो बता रहा है कि एक्स ने स्पष्ट क्या एक्स क्या बोल रहा है, एक्स बोल रहा है कि भारत के संविधान में विधि शब्द का अर्थ अत्यधिक व्यापक है। सही बात है, इसमें अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम भी सम्मिलित हैं। बाई ने ध्यान दिलाया, अब बाई बोलने लगा, बाई ने कहा कि अनुच्छेद 13 विधि शब्द में के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली यानी कि विधि के बराबर शक्ति रखने वाली रूढ़ी या प्रथा भी सम्मिलित हैं। ये भी सही कह रहा है, लेकिन एक्स इससे सहमत नहीं है। अब एक्स इससे सहमत नहीं है, इसका मतलब एक्स गलत हो गया, क्योंकि बाई भी सही कह रहा था और एक्स भी सही कह रहा था, लेकिन एक्स इससे असहमत हो गया। इसका मतलब जो एक्स ने कहा, तो एक्स यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि वो बाई के साथ साम्यता नहीं रख पा रहा है, उसकी बात को समर्थन नहीं दे रहा है। तो इसलिए एक्स की बात जो होगी वो गलत होगी। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि विधि की व्याख्या में एक्स सही है, सही बात है, एक्स सही है। इसने जो कही व्याख्या वो तो ठीक है, ठीक है। जिसमें रूढ़ी शब्द को सम्मिलित ना किए जाने के बारे में उसके विचार भी सम्मिलित हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रूढ़ी भी विधि के, इसने कहा कि जिसमें रूढ़ी को सम्मिलित ना किए जाने के बारे में उसके विचार भी सम्मिलित हैं। तो क्या यही सही होगा? ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि रूढ़ी भी विधि के अंतर्गत काउंट होती है, जैसे कि ये है। क्योंकि रूढ़ी को विधि के रूप में हम देखें तो विधि में क्या क्या शामिल होता है, नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचना, उपविधि, रूढ़ी, ये सब चीज़ें जो होती हैं विधि की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होती है। लेकिन एक्स ने से नकारा, तो पहला तो गलत होगा। अब दूसरा कथन पढ़ लेते हैं। बाई का एक यह विचार है कि विधि में रूढ़ी सम्मिलित सही नहीं है। बाई का यह विचार है कि विधि में रूढ़ी सम्मिलित सही नहीं है। नहीं नहीं, बाई तो समर्थन कर रहा है ना। देखिए, बाई ने ध्यान दिलाया कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा भी सम्मिलित है, लेकिन ये कथन क्या करा है कि गलत है, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। अब एक्स और वाई दोनों के विचार सही हैं,
कहाँ सही है? एक्स ने तो सहमत नहीं हो रहा ना वाई के साथ, तो दोनों एक साथ तो सही हो ही नहीं सकते, या तो फिर एक्स सही होगा या फिर वाई सही होगा। लेकिन एक्स ने खंडन किया है, वाई ने एक्स का खंडन नहीं किया है, तो यहाँ केवल वाई का विचार सही है। इस तरह इन प्रश्नों को करना है, इस तरह सोचना है इन प्रश्नों के बारे में। इस बार थोड़ा ये जो एक्सट्रीम बढ़ वाले हैं कि ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, ऐसा कोई भी यहाँ पे वो लगा है कि ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, जब भी ऐसा बोला जाए कि कोई भी नहीं है तो वो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं और वो सारे गलत ही होते हैं, जैसा कि इसमें भी था। और ये पिछली बार का ट्रेंड है, इसको हम देख सकते हैं। बाकी एक टाइप और है, उसको और देख लेते हैं। ये तो भैया ये हमने देख लिया, ठीक है। हाँ, इस टाइप का प्रश्न ये नया है, थोड़ा थोड़ा सा नया है ये, इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं। इसमें क्या करना है, जो ऊपर वाले स्टेटमेंट है ना, उन दोनों स्टेटमेंट को तो हमें देखना है कि उन तीनों स्टेटमेंट, दो हो तीन हो, उनको तो देखना ही है। साथ में हमें ये भी देखना है कि वो कौन से नंबर के हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, स्टेट नंबर 3 है, तो हमें ये देखना कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, मान लीजिए इस प्रश्न में कोई दो स्टेटमेंट सही हैं, तो उसमें ये देखना है कि उन दो में कौन कौन सम्मिलित है, एक और तीन सम्मिलित है, एक और दो सम्मिलित है, या दो और तीन सम्मिलित है। इस तरह जैसे कि आप स्टेटमेंट पाइए, विकल्प पाइए, सॉरी, कि दो कथन सही है, दो कथन सही है, हमें क्या पता तीन में से कौन से दो सही हैं। अब ये इसमें आगे कह रहा है कि जिनमें कथन दो सम्मिलित है। अब हमें चेक करना है कि कथन दो जो है वो सही है या नहीं। दो कथन सही, पहले तो हमें ये चेक करना है कि कितने कथन सही हैं। पहले ये चेक करना है कितने कथन सही हैं। हमने निकाल लिया कि ये सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, हमें ये मालूम पड़ गया चेक करने के बाद। फिर हम क्या देखेंगे कि इसमें जो हमने सही ढूंढे हैं, क्या उसमें वो क्रम है या नहीं। जैसे इसमें दो हमने सही ढूंढे हैं, उसमें कथन दो सम्मिलित है या नहीं। कथन दो सम्मिलित है तो यहाँ पे सही होगा। और दूसरा देखा, दो कथन सही हैं, जो कथन एक और तीन सही है, मतलब इसमें कह रहा है कि जो दो कथन सही है उसमें एक और तीन सम्मिलित है। तो इस तरह हमें चेक करना है कि जो हम सही मान रहे हैं उसमें वो वाला कथन है भी या नहीं, जिसकी इस कथन में बात की जा रही है, विकल्प में बात की जा रही है। तो यहाँ पे करते हुए हमें क्रम भी ध्यान रखना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बस इस टाइप के प्रश्नों में हमें क्रम भी ध्यान रखना है, सही और गलत करने के बाद। ठीक है, इस टाइप का हो गया। और कोई नया टाइप? ये वही है सिर्फ। इस टाइप के जब भी प्रश्न आए ना, तो सीधे कथनों पे जाना है हमें। यहाँ पे पहले क्या करना है, देखो इस टाइप के प्रश्नों में पहले क्या करना है, पहले हमें ये ऊपर वाले कथन देख लेने हैं कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, उसके बाद सीधे आना है नीचे। अब फिर ऑप्शन के आधार पर पढ़ना है। ये कह रहा है कि चारों कथन सही हैं, ऊपर देखना कि अगर चारों सही हैं तो हम यहाँ टिक कर देंगे। केवल एक कथन सही है जो कि कथन दो है, ठीक है। तो अगर केवल एक कथन सही होगा और वो दूसरा ही होगा, तो ये वाला कथन सही हो जाएगा। तो इस आधार पे हमें इन जो ये क्वेश्चन है उसको करना है। थोड़ा टेक्निक समझना है, ये लेंथी है पेपर, तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे ही कर सकते हैं कि पहले स्टेटमेंट देखा कौन सा सही गलत है, कर दिया एकदम। उसके बाद नीचे आए, फिर सीधा स्टेटमेंट देखे कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट जो कह रहा है उसके आधार पर हम ऊपर वाले कथनों को देख लेंगे, फिर हम एकदम टिक कर देंगे। तो इस टाइप से हमें ध्यान देना है इस टाइप के प्रश्नों पर। चलिए आगे। ये जो ये जो हमारा टेबल वाला प्रश्न है, ये पहले भी आ रखा है यूपीएससी में, इस बार भी आया है, तो ये तो नया ट्रेंड नहीं बोल सकते हैं। इसे नया ट्रेंड नहीं बोल सकते, बस इसे सॉल्विंग टेक्निक हमें देख लेनी है, जो इस पीडीएफ में मैंने बताई है अच्छे से। आपको इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे जाके अच्छे से ओपन करके देख लेना है कि मैंने क्या टेक्निक्स बताई हैं। एक नया टाइप और, चलो नए टाइप पे बात कर लेते हैं, जो कि मैं वेट भी कर रहा था। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें। देखो ये क्वेश्चन जो है जीआरएफ और पीसीएस में ऐसे आते हैं कि मिलान वाले, कि ये ऐसे करके कथन देगा। और मुझे लगता है कि आगे यूपीएससी इन इन प्रश्नों को बढ़ाने वाला है। जब भी यूपीएससी कोई न्यू टाइप को इंट्रोड्यूस करता है, तो वो नेक्स्ट ईयर में उन प्रश्नों की जो संख्या होती है उसको बढ़ा देता है। तो नेक्स्ट ईयर में इस टाइप के प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, मैचिंग वाले। तो इनको हमें ध्यान से देखना है कि किस टाइप से हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें हमें कोई एक मैच कर लेना है, अपनी जो भी समझ है उसके आधार पर हमें कोई एक मैच कर लेना है। जब हमारा कोई एक मैच हो जाएगा ना, फिर उसमें हमें सीधा इसमें आके चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा दूसरा वाला हमने मान लिया कि सही है, तो दो का केवल दो है। अब हमें देखना कि यहाँ पे बी का केवल दो किस किस में है, एक तो इसमें है, एक इसमें है, तो ये वाले हमारे गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। मान लीजिए किसी में चार सही, हमें जरूर थोड़ी है कि हमें पता होगा कि ये वाला हमारा, हमें पता होगा, ये भी पता हो सकता है, इसका मैच पता हो सकता है, इसका मैच। तो हमें कोई एक मैच पता कर लेना है अपनी समझ के आधार पर। अगर हमारा एक मैच हो गया, तो हमें प्रश्न करना मतलब बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, अगर ऑप्शन हार्ड नहीं है तो। और ऑप्शन हार्ड होते ही नहीं है, इसमें एलिमिनेट हो ही जाते हैं
मैचिंग वाले में ये हमें प्रॉफिट होता है। तो इस टाइप के प्रश्नों की हमारी समझ क्या है कि हमें पहले मैचिंग मैच करनी है, कोई एक मैचिंग करके देख लेनी है जो हमें आती है या नहीं, ठीक है, ये हमें करके देख लेना है। अगर ये हो गया उसके बाद सीधा ऑप्शन पे आना है, फिर एलिमिनेट करना है, फिर इसे हल करना है। और बाकी इसमें मैंने नीचे ही बताया है, बट ये क्वेश्चन जो है हार्ड है क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो थोड़ी हार्ड थी, हमें पता नहीं था इसके बारे में, तो ये क्वेश्चन को हम हार्ड बोल सकते हैं। लेकिन इस बार का प्रश्न पत्र, जैसे कि जो यूपीएससी के चेयरमैन है, उन्होंने भी कहा है कि इस बार का प्रश्न पत्र थोड़ा हार्ड था। तो जब यूपीएससी का चेयरमैन खुद मान रहा है कि हार्ड है, इसका मतलब सीधा ही निश्चित है कि अगली बार जो पेपर आने वाला है ना, वो इस बार से हल्का ही आएगा। ये तो बात निश्चित हो चुकी है अब। जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, वो हल्की होगी, वो सीधा आपके जो आपने बुक्स पढ़ी हैं, जो आप करंट पढ़ रहे हैं, उसी से होगी। जैसे ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसी ऐसे स्टेटमेंट नहीं होंगे। प्रश्न इस टाइप के होंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपकी पढ़ी हुई होगी, जो सिलेबस जो डिमांड करता है यूपीएससी का, वहाँ से होगी। ठीक है, क्योंकि 2023 में जैसे पेपर हार्ड आया था, वो केवल 2 केवल 3 वाले प्रश्न आए थे, तो उसके बाद हमने 2024 में क्या देखा, बिल्कुल ईज़ी पेपर आया, बहुत सिंपल पेपर आया। ऐसे ही 2011-12 में जब सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद हमने क्या देखा कि सीसैट बहुत सिंपल आया, है ना? तो इस टाइप से जब भी सवाल उठते हैं यूपीएससी में, तो अगली बार का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें थोड़ा ढील दी जाती है, थोड़ा आसान किया जाता है, लेकिन हमें ध्यान देना है इन प्रश्नों की प्रकृति पर, नेचर पर, कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है, जो कि मैं बता रहा हूँ इसमें। ये इस टाइप के प्रश्न थे, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे था, ये तो बहुत ही ज़्यादा बकवास क्वेश्चन था, पता ही नहीं कहाँ से दे दिया था, पर इनको भी इस टाइप से हल हल करना है, किसी एक मैचिंग को देख लेना है और फिर उसके आधार पर हमें करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 72 था, ये बहुत इजी था, पीवाई क्यू आधारित था। जिसने बिम्स्टेक पढ़ा होगा, तो बिम्स्टेक में क्या होता है कि सारे कंट्रीज होते हैं, उन सारे कंट्रीज को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसे यहाँ पे बताया भी है मैंने, इंडिया को सिक्योरिटी की, श्रीलंका को साइंस एंड टेक की, थाईलैंड को कनेक्टिविटी की, नेपाल को पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट और पर्यटन की, म्यांमार को एग्रीकल्चर खाद्य सुरक्षा। तो अगर हमें पता है कि किस, 7 ही तो कंट्री है, इतना तो हम पता कर सकते हैं कि किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबका नहीं कर सकते, कुछ इंपॉर्टेंट का तो कर ही सकते हैं। जैसे मैंने श्रीलंका का याद किया, सा से श्रीलंका, सा से साइंस एंड टेक, ऐसा करके मैंने कुछ याद किया था, तो यहाँ से मालूम पड़ सकता है। जैसे हम यहाँ पे आएंगे कि बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कहाँ हुआ, कोलंबो। कोलंबो किसकी राजधानी है, श्रीलंका की। तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम कर सकते हैं। ऐसे एक मैच मिल गया हमें, एक मैच मिलते ही हमें मालूम पड़ गया कि ऊपर वाले गलत होंगे, इसका आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, तो इस आधार पर हम कर सकते हैं। तो पी वाई क्यू देखना, इसका मतलब पी वाई क्यू देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के पेपर के लिए। तो इस बार जो जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, इसमें मैंने बताया भी है कहाँ पर किसे हमें 2027 के लिए देखना है, तो आपको इस पीडीएफ में वो मिल जाएगा। चलिए, अब आगे देखिए। और तो कोई न्यू टाइप है नहीं, बस यही थे जो मेरे समझ में आए थे, और मैंने बता दिया कि इन प्रश्नों को कैसे हल करना है आपको अच्छे से, ठीक है। बाकी इसमें बताया ही गया है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं, किस टाइप से। स्पोर्ट्स, हाँ स्पोर्ट्स एक है, तो स्पोर्ट्स में आपको क्या देखना है कि स्पोर्ट्स की प्रश्न आप देख रहे हैं कि साल भर साल बढ़ते ही जा रहे हैं और हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स में ना कुछ स्पेशल जो करंट में, जैसे कोई लीग्स होती हैं, जैसे इस समय क्या चल रहा है, इस समय चल रहा है फीफा वर्ल्ड कप, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि फुटबॉल की क्या स्थिति है। तो हमें सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप नहीं देखना, हमें फुटबॉल की स्थिति भारत में भी देखनी है। भारत क्या प्रोत्साहन दे रहा है, भारत कौन से जो कप होता है वो फुटबॉल के लिए आयोजित करता है, डूरंट कप हो गया। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है जो भी न्यू चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जैसे वर्ल्ड कप हुआ, तो इस बार वर्ल्ड कप कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीती है। कौन सी बार जीती है, सबसे ज़्यादा बार किसने वर्ल्ड कप जीता है, वुमेंस में इस बार वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो इस तरह हमें जो स्पोर्ट्स आने वाले प्रश्न हैं उनको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, बाकी तो हो ही गया है। और बाकी हाँ, जैसे हमें इस बार जो सोच रखनी होती है ना, इस पूरे प्रश्न पत्र को हल करते हुए, वो आपको सोचना कि करंट गवर्नमेंट किसकी है, कर जो करंट गवर्नमेंट है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी आइडियोलॉजी को हमें फॉलो करना है। जैसे वो कांग्रेस के अपोज होंगे, कोई स्टेटमेंट कांग्रेस के अपोज में बोल रहे होंगे, तो हालांकि वो ज़्यादातर सही ही होगा, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सही ही होगा। कहीं ये तारीफ कर रहे होंगे अपनी आइडियोलॉजी, लाइक माल जैसे मालवीय जी हैं, उनको कहीं पे इंट्रोड्यूस कर दिया, उनका कहीं पे नाम दे दिया कि इन्होंने ये किया था, और ये कह दिया गया कि कांग्रेस ने इनको समर्थन नहीं किया था। वो उनकी आइडियो, जैसे अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसकी आइडियोलॉजी जिन जिन वीरों को मानती है, अगर उसको अपोज किया होगा कांग्रेस ने उस टाइम पर, तो उसको सही मानेगी कि हाँ, कांग्रेस ने इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया था, पीछे रखा। तो इस टाइप से आइडियोलॉजी को भी हमें फॉलो करना होता है करंट गवर्नमेंट की। बाकी और नए तो कोई प्रश्न है नहीं इसमें, आगे देखा जाए तो।
नहीं और तो कोई नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार जो वेटेज देखा है ना, देखो वेटेज किस-किस का बढ़ा है इस बार। हम वेटेज पे बात कर लेते हैं, हमें ध्यान क्या देना है, मोस्टली उस पे बात कर लेते हैं। सीधा आते हैं नीचे, हमें ध्यान देना है एंशिएंट हिस्ट्री पे, इसका भारांश इस बार बहुत बड़ा है। दूसरा हमें ध्यान देना है साइंस एंड टेक पे, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट साइंस एंड टेक से। दूसरा देना है न्यू टाइप के जो प्रश्न आए हैं उसी आधार पर प्रश्नों को हल करें, या जिस टेस्ट सीरीज में इस टाइप के प्रश्न कराए कराए जा रहे हों हम उन टेस्ट सीरीज को ही फॉलो करें। उसके बाद हमें देखना पी वाई क्यू में जितनी भी हमें जो कोई टर्मिनोलॉजी दी गई है, पुराने जो पी वाई क्यू है उसमें कोई मान लीजिए जैसे बिम्स्टेक आ गया तो हम बिम्स्टेक के बारे में पूरा सर्च करें। ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी लाइक जैसे मेटावर्स दी थी, है ना, मेटावर्स वगैरह दी थी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो हमें उसको सर्च करना कि मेटावर्स क्या होता है, किस तरह कार्य करता है। अगर हमें पता होगा तो हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पी वाई क्यू को हमें बहुत ध्यान देना है। दूसरा न्यू टाइप के जो प्रश्न है उन पे हमें प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने अभी जो टेक्निक्स बताई हैं उनके आधार पर। दूसरा है एनशिएंट को मोस्टली इस बार ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे हम एनशिएंट को क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं कि अगर बना तो ठीक है, लेकिन नहीं, इस बार हमें इसे अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है इसके रिसोर्स पर। आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट पर, आर्ट एंड कल्चर में मैंने बता दिया है कि किस किस को ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, वास्तुकला और ये तो आपके हैं ही, बोनस पॉइंट हैं ही, इनको तो पढ़ना है ही। साथ में जो पढ़ना है, जो एक्स्ट्रा इस बार जो आप कर सकते हैं एफर्ट लगाकर वो कर सकते हैं, जैसे नृत्य बताया, चित्रकला बताया, गायन वादन, इन सब से जो प्रश्न आने वाले हैं उन पे आप ध्यान दे सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो पीटी 365 होती है उसको तो आपको पढ़ना ही है डेफिनेटली, लेकिन अभी जैसे कि ऐसे कई जो मैंने देखा है, कई यूट्यूब पर कई लोग पीआईबी करा रहे हैं, तो आप किसी एक कोई सा भी एक फॉलो कर सकते हैं पीआईबी। मैंने देखा है द आईएएस हाउस बहुत अच्छा कराते हैं, धर्मेंद्र झाकड़ सर बहुत अच्छा कराते हैं जो उनके चैनल पे होता है। तो पीआईबी आप वहाँ से डेली जो पीआईबी होती है उसको आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और दूसरा जो रेगुलर बेस पे आप जो विजन की आती है मैगज़ीन, विजन की मैगज़ीन, उसको आपको खरीदना नहीं है, सिर्फ डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके ये देख लेना है कि आपने जो पूरे मंथ में पढ़ा है वो उसमें कुछ नया तो नहीं है। अगर कुछ उसमें नया है तो उसको एक बार रिवाइज़ कर लेना है। ठीक है? और जो भी आपके नोट्स होंगे करंट के उसमें ऐड कर लेना है, इतना आपको ध्यान देना है। तो ये आपकी 2027 के लिए रोड मैप रहने वाला है आपका अच्छे से। अभी से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? अगर कोई भी डाउट और रहता है तो मुझे बताइएगा कमेंट में। ठीक है? धन्यवाद।